रचता हूं मैं महलों को, झुग्गियों में जीवन जीता हूँ। क्या करूं मैं घुट घुट कर अपने आंसू पीता हूँ। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज हमारा लेक्चर। हमें पता है कि आज है वर्ल्ड लेबर्स डे, यानी कि हमारे मजदूर दिवस, जो कि वर्ल्ड लेवल पर आज सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें बहुत सारी जगहों पे क्या किया जाता है, छुट्टी दे दी जाती है, ताकि जो हमारे मजदूर हैं या जो हमारे वर्कर्स है, जो हमारे एम्प्लॉयज है, उनको एक तरह से क्या अप्रिशिएट करने के लिए आज के दिन क्या किया जाता है, छुट्टियां दी जाती है, ताकि एक उनको भी खुशी हो कि भाई वो भी काम कर रहे हैं, एक दिन तो उनको भी मिलना चाहिए ना अपना दिन सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि पूरे दिन तो कोई भी काम नहीं कर सकता है ना, तो एक दिन तो उनके लिए भी बनता है। तो आज इसी के साथ में मैं लेक्चर लेके आई हूँ। लेबर्स लेजिस्लेशन जो हमारे यहाँ के हैं, कैसे क्या इवॉल्व हुए, कौन कौन से लेबर लेजिस्लेशन से कहाँ से क्या चीजें हैं, कौन सिक्योर करता है अगर आपके राइट्स का वायलेशन होता है, सैलरी रुक जाती है आपकी, या आपसे एक्स्ट्रा वर्क करवाया जाता है, आपको एक्स्ट्रा पे नहीं किया जाता है, तो कौन कौन से लेजिस्लेशन है जो इस चीज से डील करते हैं। आज हम लोग उसी चीज पे बात करने वाले हैं, उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए और बताइए कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं रहा है। तो भैया आज है वर्ल्ड वर्कर्स डे, यानी कि इसको हम लेबर डे के नाम से भी जानते हैं, जो हर मतलब हर साल मई के 1 मई जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 1 मई जो है वो हमारा क्या होता है, वर्ल्ड वर्कर्स डे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि क्या किया जाए, ऑनर द अचीवमेंट एंड राइट्स ऑफ द वर्कर्स। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं वर्कर्स डे। किस दिन, 1 मई को। चलिए, लेबर लॉ इन लेजिस्लेशन। सबसे पहले लेबर लॉ जो लेजिस्लेशन है वो आया क्यों, क्या चीजें हैं। तो देखिए, लेबर लॉ जो है वो इससे हम एम्प्लॉयमेंट लॉ भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं भाई एम्प्लॉयमेंट लॉ, क्योंकि अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी वर्कर जो है काम कर रहा है, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है, ये ट्रेड यूनियन का रिलेशनशिप है, या कोई भी चीज है अगर एम्प्लॉय से रिलेटेड है, तो वो कैसे होगी, क्या बॉडी ऑफ लॉज होंगे, क्या लॉज गवर्न करेंगे, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग होगी, क्या प्रेसिडेंट्स होंगे जो कि एड्रेस करेंगे लीगल राइट्स एंड द रेस्ट्रिक्शंस ऑन वर्किंग पीपल एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉयर है, भाई मेरी फैक्ट्री है, मैं क्या कर रही हूँ कि जो भी मेरे वर्कर्स हैं मैं उनसे भयंकर काम ही करवाया जा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है ना भाई। मैं तो चाहूंगी कि जो वर्कर है, जो लेबर है, वो क्या करे, 24 घंटे ही काम करे, मैं तो यही चाहूंगी ना। तो उस चीज को, उस एक्सप्लॉयटेशन को बचाने के लिए हमारा लेबर लॉ आया। तो यही चीज है कि भाई लीगल जो राइट्स है उनको बचाने के लिए, एक तरह का रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए, वर्किंग पीपल जो है उनके ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाना, राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जो भी हमारे एम्प्लॉयर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं उनके, दोनों के हैं भाई, एम्प्लॉयर्स के भी हैं एम्प्लॉयज के भी हैं, दोनों के राइट्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस भी दोनों पे हैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद में क्या है, इट मेडिएट्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये क्या करती है, मेडिएट्स करती है बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारी रिलेशनशिप, जो कि किसके किसके बीच में है, ट्रेड यूनियन हो गए, उसके बाद में एम्प्लॉयर्स हो गए और एम्प्लॉयज हो गए। तो ये जो है, इन अदर वर्ड्स लेबर लॉ जो है वो क्या है, डिफाइन करता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज वर्कर्स, यूनियन मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज इन द वर्क प्लेस। मतलब अगर कुछ और शब्दों में देखा जाए, तो जो ये लेबर लॉ है ना, वो डिफाइन करता है कि भाई जो एम्प्लॉयर है उसके क्या राइट्स होंगे, जो एम्प्लॉय है उसके क्या राइट्स होंगे, और जो ट्रेड यूनियन बना है उनके क्या राइट्स होंगे। तो और ऑब्लिगेशंस भी क्या है भाई, ड्यूटीज भी तो कुछ होंगी। अगर कुछ हमारे राइट्स है तो उसके साथ में ड्यूटीज भी आती है। तो सेम यहाँ पे भी है कि अगर कोई जो वर्कर है या कोई एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है, ट्रेड यूनियन है, तो अगर उनके कुछ राइट्स है तो उनकी कुछ ड्यूटीज भी रहेंगी इसमें। तो क्या है, सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें हैं, लेबर लॉ कवर्स करता है इंडस्ट्रियल, जितनी भी चीजें, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो गए, ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गए, जिसकी भाई ट्रेड यूनियन का, भाई ट्रेड यूनियन का सर्टिफिकेशन कैसे है, तुम ट्रेड यूनियन के मेंबर कैसे बन सकते हो, प्रोसीजर क्या है, सर्टिफिकेशन क्या है, सारी चीजें क्या करता है, ये डील करता है। उसके बाद में कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में हमेशा अच्छे से थोड़ी बनती रहे, कभी ना कभी तो लड़ाई भी होगी किसी चीज को लेके, तो उसमें क्या कलेक्टिव बार्गेनिंग होना, मतलब एक तरह का बार्गेनिंग ही हुआ वो भी। तो यहाँ पे भी कलेक्टिव बार्गेनिंग नाम जो है वो दिया गया है कि बार्गेन करना। उसके बाद में एक पॉइंट पे आना कि भाई हाँ ठीक है,
तुम भी यहाँ पे मान गए, मैं भी यहीं पे मान गई हूँ, चलो ठीक है, इस पे डील डन करते हैं। तो ये हो गया अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हो गए। उसके बाद में वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी हो गया कि प्रॉपर वर्क प्लेस प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रॉपर एयर है वहां पे कि नहीं है, वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन वाली चीजें हैं कि नहीं है, ये नहीं कि पानी ही प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर हेल्थ ही कंडीशन ही नहीं प्रोवाइड की जा रही है, सेफ्टी ही नहीं है, जो वर्कर्स है वो बिना ग्लव्स के काम कर रहे हैं। मतलब अगर कोई ऐसी प्लेस है जो डेंजर है तो वहां पे आपको ग्लव्स तो देना पड़ेगा ना, उसको बॉडी को कवर करने के लिए भी चीजें देनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, लेबर लेजिस्लेशंस बने और ये लॉ जो है इन सब चीजों से डील करता है। एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स हो गए, मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर्स हो गए कि भाई जो फिक्स्ड कुछ रूल्स प्रिस्क्रिप्शंस रहेंगे उन सब चीजों पे दोनों को मान्य रहना है, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन सबको। देन इंक्लूडिंग जनरल हॉलीडेज हो गए, एनुअल लीव हो गई, वर्किंग आवर्स हो गए, अनफेयर डिसमिसल हो गया कि भाई ले ऑफ कर रहे हो आप, रिट्रेंचमेंट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बस आपकी मर्जी हुई कि आज हमको इनको निकालना है। भाई नोटिस पीरियड वाली नाम भी तो चीज होती है ना, तो नोटिस पीरियड, फिर मिनिमम वेजेस, ले ऑफ प्रोसीजर्स एंड सेवरेंस पे, तो इन सब चीजों से डील किया जाता है हमारा लेबर लेजिस्लेशन जो है। अब आता है लेबर लॉ इन इंडिया। जो लेबर लॉ है इंडिया में वो कहाँ से कैसे आया, देखिए पहले क्या था, अब ये जो लेबर लॉ है वो एक दिन का प्रोडक्ट नहीं है कि बस एक दिन में आज हमने बोला कि भैया मजदूरों के जो राइट्स हैं वो क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, मतलब वायलेशन हो रहा है, अब हम लाएंगे लेबर लॉ। नहीं, ये एक दिन का है ही नहीं रिजल्ट, ये क्या है, बहुत दिनों से कॉलोनियल पीरियड से चीजें चल रही हैं। पहले क्या था, पहले जो पीपल्स थे, जो पर्सन्स थे, वो क्या है एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंड रहते थे। उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो पर्सन क्या हुआ जो है वो इंडस्ट्रीज में आए, वर्कर्स जो है वो काम करने के लिए आए। लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे जो एम्प्लॉयर्स थे, जो मालिक थे, उनका जो डोमिनेशन था वो बहुत ज्यादा था। वो चाहते थे कि भाई काम जो है वो बहुत ज्यादा करे, पैसा बिल्कुल थोड़ा सा देना पड़े। तो उनका पूरी की पूरी तरह क्या एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। और उसी चीज को रोकने के लिए क्या हुआ, धीरे 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 करके लेजिस्लेशंस आए, बहुत सारे एक्ट्स आए, बहुत सारे लॉज आए कि उनको, उनके जो एक्सप्लॉइटेशन है, उनके राइट्स को क्या किया जाए, बचाया जा सके, उनके जो, उनके साथ जो एक्सप्लॉइटेशन इतना ज्यादा हो रहा है उस चीज को बचाया जा सके। तो इन तो क्या किया गया, जितने भी ये बहुत सारे क्या क्या एक्ट्स बनाए गए। फिर उसी के बाद में अब धीरे धीरे टाइम गुजरा तो क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 आया। तो कोड ऑन वेजेस एक्ट नहीं, सॉरी, हाँ, कोड ऑन वेजेस आया। अब ये कोड ऑन वेजेस क्या होता है, देखिए एक्ट क्या है, सिंगल राम, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, मतलब ये एक्ट है, ये सिर्फ इसी चीज से डील करते हैं। कोड क्या है, इन्हीं सब चीजों को क्या किया गया, मिक्स किया गया, इन्हीं को कंसोलिडेट किया गया और क्या किया, एक कोड में डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, एक सिंप्लीफिकेशन आई चीजों को लेकर कि भाई पेमेंट है, पेमेंट से रिलेटेड है, अच्छा वेजेस से रिलेटेड है, चलिए हम देखेंगे कोड ऑन वेजेस जो है 2019, इसमें सारी जो चीजें हैं कि भाई कितनी मिनिमम वेजेस होगी, उसके बाद में कितनी छुट्टियां ले सकते हैं, अगर इससे ज्यादा छुट्टियां हुई तो क्या होगा, मिनिमम वेज कितना देंगे, भाई सैलरी क्या है, कुछ भी तो नहीं उठा के दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या होगी, इससे डील होगी। इक्वल रिम्यूनरेशन दे रहे हैं कि नहीं, लड़का है तो इसको 500 रुपए दे रहे हैं और जो लड़की है उसको 300, ऐसे क्यों हो रहा है भाई, इक्वालिटी जो है ना, इक्वल रिम्यूनरेशन भी देना है। तो इन सब चीजों से क्या है वो डील किया जाता है। कोड ऑन वेजेस जो है 2019 में जो आया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, क्या था, रिलेटेड टू वेजेस टू इंश्योर देयर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन, इट कंबाइंस द फॉलोइंग एक्ट्स। ये जो एक्ट्स हैं इनको क्या किया गया, कंबाइन किया, कंसोलिडेट किया और इसमें क्या किया गया, मिक्स कर दिया गया, मतलब इसमें जो है वो कंसोलिडेट करके एक कोड में बना दिया गया। देन दूसरा आता है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मतलब जो इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स है, जो कि एक ट्रेड यूनियंस एक्ट जो 1926 का हो गया वो, फिर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जिसको स्टैंडिंग ऑर्डर्स बोलते हैं वो हो गया, फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, उनके डिस्प्यूट से रिलेटेड हो गई चीजें। तो उससे जितनी भी रिलेटेड है उनको क्या किया गया, ये जो एक्ट्स है उनको कंसोलिडेट करके एक कोड में क्या कर दिया गया, सिंप्लीफाई कर दिया गया, एक कोड में सारी चीजें डाल के लोगों के लिए भी हो गया अच्छा कि भाई अलग अलग चीजें डील नहीं करनी, अलग अलग एक्ट्स प्रीफर नहीं करना है, एक ही कोड है उसी में सारी चीजें जो है वो मिल जाती है, सिंप्लीफाई कर दिया गया। जहां पे रिलैक्सेशन क्या रहेगा, कैसे रिट्रेचमेंट होगा, कैसे स्ट्राइक्स होगी, लॉकआउट्स कैसे रहेगा, तो इन सब चीजों के बारे में क्या किया जाता है, डील करते हैं कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020 में, इन सब चीजों से डील किया जाता है। उसके बाद में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अब भाई कोई गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा है
अब उसको क्या हुआ, वो रिटायरमेंट हुआ तो उसका क्या होता है, ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा करके पैसा जो है वो कटता ही रहता है, पूरी सैलरी नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा करके जीपीएफ ईपीएफ इन सब चीजों में क्या है कटता रहता है, तो लास्ट में जाके उनको क्या है एक अच्छा लमसम अमाउंट मिल जाता है, ताकि उनकी जो बुढ़ापा है वो क्या होता है सिक्योर हो जाता है। लेकिन वर्कर्स के साथ में ये कंडीशन है ही नहीं, तो उसके लिए भी क्या किया गया, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, मतलब पहले तो एक्ट्स आए, कौन कौन से एक्ट्स आए, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट आया, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आया, मैटरनिटी बेनिफिट आया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया। अब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में क्या था कि भाई कोई माँ है, जो महिला है वो माँ बनने वाली है, तो उनको एक प्रॉपर छुट्टी देना। अब छुट्टी के साथ में ये नहीं कि सिर्फ हॉलीडे दे के, पहले क्या होता था, अगर कोई जो महिला है वो प्रेग्नेंट होती थी तो उनको या तो काम से ही निकाल देते थे परमानेंट, या काम करवा लेते थे और प्रॉपर सैलरी नहीं देते थे, मतलब उनके साथ और प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस भी नहीं, और वो जो माँ है वो ना बच्चे को टाइम दे पाती थी, अगर काम कर रही है तो बच्चे को भी टाइम नहीं देती थी, खुद को भी टाइम नहीं और कंपनी को भी प्रॉपर टाइम नहीं। तो वहां उन सब चीजों को देखते हुए क्या हुआ, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया कि भाई जो वीमेन है उनका तो धर्म बनता है अपने बच्चे के प्रति भी, उनकी खुद की भी हेल्थ बहुत प्रायोरिटाइज है कि भाई अगर प्रेग्नेंट, अगर वीमेन जो है उसने बोर्न क्या है, मतलब बर्थ हुआ किसी बच्चे का, तो उसकी खुद की कंडीशन बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया। फिर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट आया, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट। अब कोई एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है, ठीक है, और उसको क्या हो गया, डैमेज हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा है तो उसका हाथ आ गया, हाथ जो है वो कट गया, ठीक है, अब वो पर्सन का तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना, डैमेज हो गया। तो अब किसका मतलब किसका धर्म है ये, मतलब कंपनसेशन तो देना पड़ेगा ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि वो जो कंपनी क्या वो तो निकाल देगी ना, मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री वो तो निकाल देगी, क्योंकि भाई अब कोई पर्सन जो काम करने लायक ही नहीं तो उसके काम का तो वो रहा ही नहीं ना। लेकिन गवर्नमेंट तो इस चीज को ध्यान देगी, लेजिस्लेशन जो है उसका काम ही यही है कि सबके साथ में उसके राइट्स भी तो हैं, ठीक है, ये थोड़ी कि उसके एक्सप्लॉइट किया, जब तक काम में आ रहा था तब तक ठीक है और काम में नहीं आया लात मार के निकाल दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो उसी चीज को अगर डैमेज हुआ है, कितने परसेंट डिसेबिलिटी हुई है, उस हिसाब से जो एम्प्लॉयर है या जो कंपनी है उसको क्या 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 करना पड़ेगा, डैमेज जो है पे करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से डील करने के लिए क्या किया गया, ये एक्ट्स है, और इन्हीं एक्ट्स को कंसोलिडेट करके एक कोड बना दिया गया जिसका नाम था कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। देन आगे बढ़ते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड जो है 2020 में आया। तो यहाँ पे जो है फैक्ट्रीज एक्ट पहले 1948 था, माइंस एक्ट था, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है वो था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन, इन सब चीजों को क्या किया गया, कंसोलिडेट किया गया और एक कोड में ऐड किया गया, कौन सा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। तो यहाँ पे क्या है भाई, ऑक्यूपेशनल मतलब कोई वर्कर है अगर वो काम करे तो उसको प्रॉपर सेफ्टी तो देना पड़ेगा ना। अगर फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी माइंस की देख लो, तो उसको प्रॉपर सेफ्टी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेफ्टी जितने भी इक्विपमेंट्स है वो देना पड़ेगा, हाथ में लगाने के लिए जो मास्क है, ये जो भी सारी चीजें उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप काम करवा रहे हो किसी भी वर्कर से तो वो वर्कर भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि वो काम तो आपके लिए कर रहा है, तो उसको प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड करना, उसके बाद उसके हेल्थ का ध्यान देना कि प्रॉपर पानी सारी चीजें हैं कि नहीं है, उसके बाद में वॉशरूम जो है वो प्रॉपर है कि नहीं, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग है कि नहीं है, मतलब पूरा हेल्थ का उसका ध्यान देना। फिर वर्किंग कंडीशन मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं है, फैन वैन प्रॉपर दे रखा है कि नहीं, प्रॉपर साफ सफाई है कि नहीं है, तो हर चीज का ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी होती है, वहां के एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। तो इन सब चीजों के बारे में क्या है, उनकी जो जिम्मेदारी है, इसी ये जो लॉज है वो बताते हैं कि क्या क्या सारी चीजें आपको अपने, जो अगर आपने कोई कंपनी या कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या कोई भी चीज खोली है तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही सारी चीजें हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जितने भी एक्ट्स थे उनको कंसोलिडेट करके एक सिंप्लीफाई किया गया, ये जो कोड है उसमें कर दिया गया, ठीक है। देन जो अर्ली लेबर लॉज थे वो क्या करते थे, एक्सप्लॉइटेशन करते थे। अगर हम देखें तो जो कॉलोनियल पीरियड देख लो कि जब से स्टार्ट हुआ तो उनका एक्सप्लॉइटेशन ही होता था, मजदूर आते थे काम करते थे, कभी कभी तो काम भयंकर ले रहे हैं उनसे 12-12 14-14 घंटे, एक्स्ट्रा पे भी नहीं कर रहे, अगर कोई एक्स्ट्रा पे कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा, मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा पे करो, नहीं,
काम आप 24 घंटे करो, लेकिन पे हम आपको उतना ही करेंगे जितने में आपको रखा गया है। तो पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता था, छुट्टियां नहीं देते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले अर्ली लेबर लॉज में थी। लेकिन वहां पे क्या था, मास्टर सर्वेंट रिलेशन था कि भाई मास्टर का मन है, हाँ बहुत अच्छे से काम कर रहा है ये वर्कर, चलो ठीक है इसको अभी रहने दो, और दूसरा वर्कर जो है, कोई है वो काम नहीं कर रहा, चलो इसको लात मार के निकाल दो। तो ये क्या है, ये तो उसके साथ में गलत था ना। नोटिस पीरियड कहाँ गया, आपने एकदम से निकाला, उसके बाद में कोई पर्सन एकदम से एलिजिबल नहीं, मतलब एकदम से तैयार नहीं रहता है ना कि जाके किसी और कंपनी में नहीं लग सकता है। तो एक क्या है, नोटिस पीरियड दो भाई, सारी चीजें थी। तो वो बहुत प्रॉब्लम्स थी अर्ली लेबर लॉज में। उन्हीं सब चीजों को क्या किया गया, हटाया गया। ठीक है, उस चीज को हटा के जो नए लेबर लॉज हैं उन्हीं सब चीजों पे काम किया गया और नए लेबर लॉज लेके आए गए। पहले क्या था कि जो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस था वो मिनिमल था, मतलब बहुत कम इंटरफेयर करती थी। यहाँ पे ये था कि भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, वो दोनों आपस में देख लें, हमारा कोई काम नहीं है। अभी का लेबर लॉज क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, मतलब वर्कर्स का प्रोटेक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, उनका वेलफेयर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी प्रॉपर रहता है कि भाई फुली, ये नहीं है कि आपकी कंपनी है आप ही देखेंगे, नहीं भाई हम भी पीछे बैठे हुए हैं। अगर आप कोई भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ भी गलत कर रहे हैं तो आपको सजा मिलेगी, आपको पिनलाइज भी किया जा सकता है। उसके बाद में मतलब ऐसा नहीं है, अब बहुत सारी क्या है राइट्स ऑब्लिगेशंस लगा दी गई है वर्कर्स पर भी, यानी एम्प्लॉयर्स पे भी, एम्प्लॉयज पर भी, और अगर ट्रेड यूनियन है तो उन पर भी। तो ये सारी चीजें थी जितनी इंपॉर्टेंट थी, मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है लेबर लॉज का, लेबर लेजिस्लेशन इंडिया का। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो और आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो इस लेक्चर से, तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बने रहिए मेरे लेक्चर में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। नमस्कार।